आराधना डिग्री कॉलेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अपन देख रहे थे बीए जो थर्ड सेमेस्टर है, इसमें भारत का जो भूगोल है उसमें भारत के जो भौतिक प्रदेश है उसको पढ़ रहे थे। तो भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत अपन जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है इसको अपने पूरा कर लिया था, जो लास्ट अपनी क्लास से हुई थी उसमें। हिमालय का जो वर्गीकरण है वो भौगोलिक आधार पर था और प्रादेशिक आधार पर, ऐसा करके अपने इस प्रदेश को पूरा कर लिया था। और दूसरा जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रदेश आता है भौतिक अगर दृष्टि से देखा जाए वो आता है उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश। ये इसको उत्तर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये भारत के उत्तरी भाग में स्थित होने के कारण उसको उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश भी बोलते हैं। इस मैदानी जो प्रदेश है उसके अगर विस्तार एवं स्थिति की बात करें तो जो तीन बड़ी नदियां हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो तीनों नदियां हैं ये तीनों नदियां मिलकर एक जो भारत के उत्तरी भाग में फैला हुआ एक बड़ा जो प्रदेश है जिसको हम उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश कहते हैं। यानी ये तीनों जो नदियां हैं और इनकी जो सहायक नदियां हैं वो मिलकर इस जो प्रदेश है उसका निर्माण है वो करती है। तो अगर सिंधु नदी की देखा जाए तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी है सतलुज नदी। भारत में जो उत्तर का विशाल मैदान है वो सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां हैं वो मिलकर बनाती है। तो जो सतलज नदी है वो सिंधु की सहायक नदी है। तो सिंधु की जो सहायक नदी है सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, उसमें से जो भारत के अंदर जो मुख्य रूप से इस मैदान के निर्माण में योगदान है वो है सतलुज नदी का, और गंगा नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। अगर इस प्रदेश की बात की जाए तो इस प्रदेश का जो निर्माण हुआ है वो जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है उसके बाद में हुआ है। तो अपन यूँ कहते हैं कि जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश के निर्माण के बाद जो दूसरे नंबर पे जो प्रदेश बना है वो है उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश। तो अपन कहेंगे कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, इसके बीच में जो फैला हुआ भाग है वो पूरा का पूरा उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश है वो कहलाता है। अब देखिए, अगर इसके अपन स्थिति और विस्तार की बात करें, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई की, इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो इसके निर्माण में है वो तीन नदियों का योगदान है। एक तो सतलज नदी का है, गंगा नदी का है और ब्रह्मपुत्र नदी का है। अगर इसके मैदान की चौड़ाई की बात करें तो अगर पश्चिम और पूर्व की तरफ से अगर देखा जाता है अपन इस मैदान को अगर देखते हैं तो पश्चिम की ओर जाने पर इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है। यानी उत्तर के विशाल मैदान की अगर बात करें तो इसका जो पश्चिमी भाग है उसकी जो चौड़ाई है वो अधिक देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 480 किलोमीटर की जो चौड़ाई है वो पश्चिम भाग की ओर देखने को मिलती है। पूर्व की ओर जाने पर ये जो भाग है वो कम चौड़ा होता जाता है और यहाँ पे इसकी जो अनुमानित चौड़ाई है वो लगभग 150 किलोमीटर है वो देखने को मिलती है। अगर इसके लंबाई की बात की जाएगी तो वो लगभग जो हिमालय का जो विस्तार अपन कहते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 2400 किलोमीटर, तो इसकी जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम की ओर वो लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। और अगर इसके टोटल क्षेत्रफल की बात करें इस मैदान की तो लगभग इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो अगर इसकी चौड़ाई की, लंबाई की और अगर इस क्षेत्रफल की बात करें तो वो ऐसा है और इसमें इन नदियों का योगदान रहता है। दूसरी बात है कि अपन कहते हैं कि भारत का सबसे उपजाऊ भाग, और सिर्फ भारत के नहीं विश्व का सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ भाग और भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या का जो भरण पोषण करने वाला जो प्रदेश है वो कौन सा है, उत्तर का विशाल मैदान है वो माना जाता है। तो भारत का सबसे उपजाऊ
सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या का जो भरण पोषण करता है वो यही मैदानी प्रदेश है वो करता है, यानी उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश जो सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर करती है। इसके अलावा देखा जाए कि जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, इन नदियों ने जो जो नदियाँ हैं उन्होंने जो अपने साथ जो अवसाद वगैरह है, उस अवसाद के लगातार जमाव के कारण जो काप मिट्टी है, जिसको अपन जलोढ़ मिट्टी है, उसके जमाव से इसका निर्माण हुआ है। तो ये जो है पूरा का पूरा जो भाग है, वो जो काप मिट्टी का बना हुआ है, यानी जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ, तो एक उपजाऊ भाग माना जाता है। और भारत में अधिकांश जो खेती की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो सबसे बड़ा भाग माना जाता है आर्थिक दृष्टि से, अगर अपन खेती के महत्व को देखते हैं तो। इसके अलावा इस भाग की अगर अपन समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जाएगी तो सिर्फ अरावली का जो पर्वतीय प्रदेश है, उस अरावली के अगर पर्वतीय प्रदेश को छोड़ देते हैं तो बाकी जितना भी ये भाग है वो लगभग 180 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। यानी अगर इसके अरावली वाले भाग को छोड़ देते हैं, यानी जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, अरावली का जो भाग है उसको अगर छोड़ देते हैं तो बाकी जो संपूर्ण भाग है वो लगभग समुद्र तल से 125 मीटर से ज़्यादा ऊपर नहीं है। यानी 180 मीटर है, उससे ज़्यादा ये भाग नहीं है। अगर इसके अरावली को भाग को छोड़ के, अरावली का भाग जरूर काफ़ी इससे ऊंचा है, लेकिन अगर इसको हटा देते हैं तो वो 180 मीटर से ऊपर नहीं है समुद्र तल से। तो इसकी हाइट भी है, तो इसलिए समतल भी है, उपजाऊ भी है, और अधिकांश नदियाँ हैं वो यहाँ बहती है। तो सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भी एक महत्वपूर्ण जो प्रदेश है वो माना जाता है भारत का। इसके अलावा अगर इस जो प्रदेश है इसके अगर भागों की बात करें, यानी अगर जो उत्तर का विशाल मैदान है इसको भी अपन अलग अलग भागों में बांटते हैं, तो इसके अगर भागों की बात की जाएगी तो मुख्य रूप से इसको जो भाग देखने को मिलता है वो दो आधार है। कितने हैं? दो। ये जो तीनों नदियां हैं वो तीनों नदियां मिलकर इसका निर्माण करती है। तो अगर इसकी अगर अपन बात करें कि जो अरावली पर्वतीय श्रेणी है उसके सिंधु सतलज समूह और गंगा नदी जो समूह है इसके बीच में जो जल विभाजक का काम करती है, यानी कहने का मतलब है इन जो नदियों है उस नदियों को जो पानी है उसके जो विभाजन का काम करती है वो कौन सी करती है? अरावली जो है वो करती है। यानी सिंधु और जो गंगा नदी है इसके बीच, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके बीच में जो विभाजन का काम करती है वो कौन सी करती है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो अपन एक तरफ से अपन ये देखते हैं कि इस उत्तर के विशाल मैदान के अगर भौतिक विभाग की बात की जाएगी तो ये जो मैदान बना है उसमें तीन नदियों का योगदान है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां। इन तीनों नदियां, दूसरी बात है कि ये हिमालय जो है उसके बाद से बना हुआ, तो एक नवीनतम जो भाग है वो, यानी इसका जो निर्माण हुआ है इस विशाल मैदान का वो हिमालय के बाद में हुआ है, तो इसके मुकाबले में ये नवीन भी है। और ये जो तीनों नदियां हैं सिंधु, गंगा, सहायक नदियां, उनके जो लाए गए जो अवसाद है उसके लगातार जमाव से इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है, यानी जो काप मिट्टी है उसके जमाव से इस मैदान का जो है वो निर्माण हुआ है। तो इसमें इन तीनों नदियों का योगदान है। सिंधु भी है, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर इस विशाल मैदान का जो है वो निर्माण करती है। तो वो जो काप है, नहीं कुल मिलाकर इन नदियों के द्वारा लाई गई जो उपजाऊ मिट्टी है उसके जमाव से इसका मैदान का है वो निर्माण हुआ है। इसके अलावा अगर अपन अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो जल विभाजक का काम करती है। किसका काम करती है? जल विभाजक। जल विभाजक का कैसे? यानी जो सतलज, सिंधु और सतलज
सिंधु और सतलुज नदी समूह, गंगा नदी समूह, यानी इन दोनों नदियों के बीच में जो विभाजक का जो काम करती है वो कौन सी करती है? अरावली पर्वतमाला। यानी अरावली पर्वतमाला सिंधु और सतलुज नदी और गंगा नदी के बीच में जल विभाजक का काम करती है। और इससे भी अगर अपन सुदूर की ओर जाते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी इस जो मैदान है उसमें इस नदी का इस मैदान के निर्माण में योगदान है। तो अपन आसाम तक जो फैला हुआ है पूरा, वो भी इस मैदान का जो भाग है वो माना जाता है। यानी ये तीनों जो नदियां हैं उसकी जो सहायक नदी है वो मिलकर इसका निर्माण करती है। दूसरी बात है, अगर इसको भौतिक आधार पर इसका अगर वर्गीकरण देखे ही क्षेत्र के विशाल मैदान का है तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। वो भाग जो पश्चिम में स्थित है तो इसको अपन बोलते हैं पश्चिमी मैदान। मैदान का वो भाग जो पूर्व की ओर स्थित है, यानी भारत की पूर्वी दिशा की ओर, और जो भारत के पश्चिमी दिशा की ओर वो पश्चिमी मैदान, और पूर्व की है वो है पूर्वी मैदान। तो पश्चिमी दिशा में वो पश्चिमी मैदानी प्रदेश और जो पूर्वी दिशा में वो पूर्वी मैदानी प्रदेश है। तो अब देखिए, इस पश्चिमी मैदानी प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश को अगर इनकी विशेषताओं की अगर बात करें तो इनके अपने अपनी जो विशेषता है वो अलग है। क्योंकि अगर अपन इस विशाल मैदान को पश्चिमी भाग को देखें तो एक तो वो ज्यादा विस्तृत है, ज्यादा विस्तृत मतलब वो ज्यादा चौड़ाई में फैला हुआ है। किसके मुकाबले में? पूर्व के मुकाबले में। यानी इस प्रदेश की औसत रूप से अगर अपन चौड़ाई की बात करते हैं तो वो लगभग 480 किलोमीटर के आसपास माना जाता है, जबकि ये लगभग 150 किलोमीटर के आसपास ही माना जाता है। कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो अगर अपन पहले बात करें इस पश्चिमी मैदानी प्रदेश की, पश्चिमी मैदान, तो इसे सिंधु का मैदान भी कहते हैं। यानी जो तीन नदियां हैं उसमें जो पश्चिम का जो मैदान है उस जिसमें जो सबसे ज्यादा योगदान है वो सिंधु नदी का है। तो सिंधु का जो मैदान है उसको अपन पश्चिम के मैदान भी बोलते हैं, क्योंकि जो सिंधु नदी है वो भारत के पश्चिमी दिशा की ओर बहती है। इसके अलावा भारत में इसका जो बेसिन आता है मुख्य रूप से तो वो सतलुज नदी का आता है। किसका आता है? सतलुज नदी का जो बेसिन है वो भारत में इस सिंधु नदी के अंतर्गत है गिना जाता है। क्योंकि जो सिंधु की सहायक नदियां है, सतलुज है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और झेलम नदी। तो इस नदियों में से भारत में जो नदी का ज्यादा फैलाव है वो है सतलुज नदी। तो सतलुज नदी का जो बेसिन है वो सिंधु के मैदान के अंतर्गत ही गिना जाता है। अतः भारत में ये जो मैदान है उसका नाम जो बदल कर क्या हो जाता है? सतलुज का मैदान या सतलुज का मैदान। यानी वैसे तो इसको अपन सिंधु का मैदान बोलते हैं पश्चिम की ओर फैला हुआ, लेकिन भारत में इसकी जो सहायक नदी है सतलुज है उसका जो बेसिन पाया जाता है, इसलिए भारत में इस सिंधु के मैदान को क्या बोला जाता है? सतलुज नदी का मैदान या सतलुज नदी का मैदान। इसका जो अधिकांश भाग है एक तो पश्चिमी पंजाब और सिंध में फैला हुआ है। किसमें फैला हुआ है? इस अपन सिंधु के मैदान की बात की जाएगी तो इसका जो विस्तार है वो मुख्य रूप से पश्चिमी पंजाब और सिंध में है। सिंध प्रांत में फैला हुआ है ये। यानी अपन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर भी जो सिंधु का मैदान है उसमें सिंध जो पश्चिमी पंजाब है और जो सिंध है वो इसके अंतर्गत शामिल किया है वो जाता है। इसके अलावा अगर देखते हैं तो
संपूर्ण जो मैदान है उसका ढाल उत्तर से दक्षिण दिशा में है। यानी अगर इस पश्चिमी मैदान की बात करें या सिंधु नदी के मैदान की बात करें तो इसका जो नेचुरल जो ढाल है वो उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर फैला हुआ है। इसके अलावा जो अविभाजित अगर पाकिस्तान की बात करें, यानी जब इसका विभाजन नहीं हुआ था उस समय के अगर पंजाब की बात करें तो जो अविभाजित जो पंजाब है उसका पूर्ववर्ती भाग और अपन यूँ बोले कि पंजाब व हरियाणा एवं उत्तरी राजस्थान एवं पश्चिमी राजस्थान, यानी एक तो पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। यानी जो भारत के अंदर अगर अपन सतलज नदी का जो मैदान कहते हैं तो वो एक तो पंजाब में फैला हुआ है, हरियाणा में फैला हुआ है, उत्तरी राजस्थान में फैला हुआ है और जो पश्चिमी राजस्थान है इसके अंदर मुख्य रूप से फैला हुआ। तो अपन बात करें पंजाब हरियाणा जो राजस्थान है इसके अंदर इसका जो फैलाव है वो पाया जाता है। और पश्चिम की ओर से पंजाब तथा हरियाणा में ये जो फैला हुआ भाग है इसमें मुख्य रूप से अगर अपन देखते हैं तो सतलज, व्यास और जो रावी नदियां है वो बहती है। यानी जो ये सतलज का मैदान है भारत के अंदर जो सिंधु का मैदान बोला जाता है उसी का ही भाग है। तो जैसे ये पश्चिम में बहती है तो उसकी जो सतलज है इसके अलावा सिनाब, रावी जो नदियाँ हैं और जो व्यास नदियाँ हैं वो बहती है और इसी को अपन पंजाब का मैदान भी बोलते हैं। तो सतलज, व्यास जो रावी नदियाँ है वो जो बहती है उससे किसका निर्माण होता है, पंजाब के मैदान का। यानी सतलुज नदी, रावी और व्यास नदियाँ। तो सतलुज, रावी जो व्यास नदियाँ है, सिंधु की सहायक नदियाँ, ये जो तीनों नदियाँ मिलकर है वो जो पंजाब का जो मैदान है उसका क्या करती है, निर्माण है वो करती है। ये पश्चिम की भाग की बात है। इसके अलावा इस अगर मैदान की बात करें यानी पश्चिमी के मैदान की बात की जाएगी तो इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी इस जो उत्तर का विशाल मैदान है उसका जो पश्चिमी मैदान है उसको अपन देख रहे थे। उस पश्चिम के जो मैदान है उसका क्षेत्रफल कितना है, लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा ये जो मैदान है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अगर बात करें यानी अगर अपन इसकी उत्तर पूर्व वाले पार्ट की बात करें, ये वाला पार्ट कौन सा, ये उत्तर पूर्व से लगाकर दक्षिण पश्चिम की ओर ये पूरा का पूरा एरिया, तो इसका जो विस्तार है वो मुख्य रूप से लगभग 600 किलोमीटर में कितना है, यानी उत्तर पूर्व से लगाकर दक्षिण पश्चिम की ओर है वो लगभग 600 किलोमीटर की जो लंबाई है उसके अंदर फैला हुआ है। इसके अलावा पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी अगर लंबाई को देखा जाता है किससे, तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग है 300 किलोमीटर। ये यानी अगर उत्तर से पूर्व और दक्षिण के पश्चिम की ओर है तो वो 600 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है और पश्चिम से पूर्व की ओर बात की जाएगी तो ये लगभग 300 किलोमीटर की जो लंबाई है उसके अंदर है वो फैला हुआ है। कौन सा, उत्तर के विशाल मैदान का ही कौन सा भाग है, पश्चिमी मैदान। अब आता है पूर्वी मैदान।
ये इसका जो उत्तर का विशाल मैदान है उसका दूसरा भौतिक भाग है। जो गंगा नदी का जो बेसिन है उसका पूर्वी भाग ही इसका मुख्य विस्तार है, यानी जो गंगा नदी है ये, यानी जो गंगा नदी बेसिन है उसका जो पूर्वी भाग है वही इसका मुख्य जो विस्तार माना जाता है। कौन से मैदान का? उत्तर का विशाल मैदान है, उसका दूसरा भाग है वो पूर्वी मैदान है वो। तो इस विशाल मैदान की जो गहराई है एक तो वो बहुत अधिक मिलती है इस क्षेत्र के अंदर, और प्रतिवर्ष यहाँ पे जो बहने वाली गंगा तो है ही है, गंगा की सहायक नदियां हैं। गंगा की जो सहायक है यमुना है, ठीक है, ये संबल है, ये जो नदियां हैं ये यहाँ के मिलकर एक जो विशाल मैदान है उसका यह निर्माण करती है। यानी जो गंगा है तथा गंगा की जो सहायक नदियां है वो मिलकर इस जो पूरी मैदानी प्रदेश है उसका निर्माण करती है। जैसे पश्चिम में किसने किया था? सिंधु, और सिंधु की सहायक नदी ने किया था। उसी तरह से जो पूरी मैदान है तो गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियां मिलकर है इस जो मैदान है उसका क्या करती है? निर्माण है वो करती है। तो प्रतिवर्ष यहाँ पे जो बहने वाली नदियां है वो नई नई जो उपजाऊ मिट्टी है वो लगातार उसका जो बिछाने के कारण ये जो मैदान है वो एक उपजाऊ मैदान है उसका जो है उसका निर्माण करती है। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इसका जो खुदाई करने पर पता चला है कि जो पुराने जो सेल हैं वो उनकी जो गहराई है वो कितनी है इसका आज तक अनुमान नहीं लगाया भाई। यानी इसकी जो तह है वो इतनी गहरी है इस गंगा नदी का जो मैदानी भाग है कि उसका जो कर अपन निश्चित आधार पर कहें कि इसकी गहराई इतनी है तो उसका वो पूर्वानुमान है वो संभव नहीं है। और इसका जो विस्तार है वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। कितना है? यानी जो पूरी मैदानी भाग है वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर है वो फैला हुआ है। और जो गंगा का